हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसा बच्चों हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था एनसीईआरटी का। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चैप्टर 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर 1.3 के सॉल्यूशन करने से पहले हमें कुछ फैक्ट हैं जिसको हमें समझने होंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद वो चैप्टर हमें समझ में आएगा। तो चैप्टर जो है वो डिपेंड है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है रेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर हम लोग कहेंगे किसको। ठीक है, तो कहता है कि द रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या को जो p by q, कहने का मतलब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, किसी फॉर्म में उसको जैसे मान लीजिए 2/3 है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और उसमें हमारा क्या होना चाहिए कि उसका जो कंडीशन है वो कहता है q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कभी भी हम 2/0 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक परिभाषित नहीं, इसलिए हम लोग कोई भी एक ऐसी संख्या जो p by q के फॉर्म में हो, मीन्स नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और डिनोमिनेटर जो 0 नहीं हो, ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से बात आती है इरेशनल नंबर्स की। तो एनी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला करके ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कंस्टिट्यूट रियल नंबर। ठीक है, तो ये कहता है कि इरेशनल में कि एनी रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। कहने का मतलब कि एक ऐसा रियल नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में नहीं बदल सकते, उसको नहीं ला सकते, इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी भी संख्या है जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे मान लीजिए कि √2 है, √3 है, √5 है, ये सब जो होते हैं हमारे पास, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए। तो उसके बाद अब हमें पढ़ना है चैप्टर 1.3 को। तो 1.3 की अगर बात करें तो यहाँ पे है थ्योरम 1.3 का देखें तो कहता है, क्या कहता है 1.3 कि लेट p बी एनी प्राइम नंबर। कहता है कि मान लीजिए अगर कोई प्राइम नंबर p है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा इंटीजर a भी है, तो अगर किसी के स्क्वायर को, मीन्स a के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, तो वहीं p क्या करेगा कि a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो क्या करता है कि किसी के स्क्वायर को, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर अगर हम बात करें, जैसे ये 4 के स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें पता है कि 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब, इसे 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 से आप इसको कटाएंगे 8 बार में, इसका मतलब कि 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यही सवाल ये भी कहता है, अगर जब 2 अगर 4 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है, तो यही 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। देख सकते हैं, ठीक, 2 बार में। तो वही स्टेटमेंट करें कि अगर p किसी के नंबर के अगर स्क्वायर को जब डिवाइड करता है, तो वहीं p, ठीक है, क्या करेगा कि a को भी डिवाइड, मीन्स जिसके स्क्वायर को डिवाइड किया है उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, जहाँ पे a क्या कहता है कि a इज अ पोसेसिव इंटीजर, मीन्स a कोई इंटीजर और p क्या हो, तो p भी कोई आपका इंटीजर हो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज जो है हमारे पास, जो एक्सरसाइज आपको 1.3 है, वो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि प्रूव डैट √2 इज इरेशनल नंबर। आप यहाँ पे √2 के जगह पे, जैसे आपका एनसीईआरटी के बुक के अनुसार यहाँ पे √5 है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √11 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जिस तरह से एक करेंगे उसी तरह से सभी कर लेंगे। ठीक है,
कहता है कि लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हमें उसका अपोजिट, ठीक है, लेट करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या कि लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करें इसलिए हमने क्या माना, रेशनल नंबर। ठीक है, सो रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। कहने का मतलब कि अगर जब रूट 2 अगर कोई एक रेशनल नंबर हुआ तो हमने इधर ही देखा है कि रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो यहाँ से रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई पी मान सकते हैं। यहाँ पे ए और बी जो है कोई इंटीजर होगा, लेकिन इसके बीच में एक फैक्ट है कि ये इंटीजर तो होंगे लेकिन इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट 2 इज इक्वल टू हम लोग ए बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस साइड हमारा रूट है, इसलिए जब ये रूट को हटाएंगे इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर केवल 2 बचा और ये रूट जब साइड चेंज करता है तो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो इधर हो गया ए बाई बी का होल स्क्वायर। इसलिए रूट टू को खत्म कर लिया हम लोग, तो यहाँ 2 बचा हुआ। ठीक है, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा अगर किसी इंटीजर का जब हम लोग रूट एन स्क्वायर में पढ़ेंगे तो उसमें रहता है कि अगर मान ली किसी 2 डिजिट का अगर रूट होल स्क्वायर है तो उसको बारे बार से लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे इसको इसके साथ कर दिया तो ये 2b हो गया। तो 2b इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक, 2 से b में स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बचा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इधर देखिए, इधर 2b स्क्वायर है, अगर हम 2b स्क्वायर है ये, तो यहाँ तो ये तो 2b अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से 2 से अगर 2b स्क्वायर कट सकता है तो इसका मतलब जब ये दोनों संख्याएं 2b स्क्वायर और a स्क्वायर जब दोनों इक्वल हैं तो कहने का मतलब कि जब 2b स्क्वायर अगर 2 से कटा है तो a स्क्वायर भी 2 से कटेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 जो है b स्क्वायर को जब डिवाइड किया है, दोनों आपस में बराबर संख्याएं हैं, दोनों बराबर इक्वल नंबर है, तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और हम लोगों ने तुरंत थ्योरम में पढ़ा है कि जब कोई डिजिट अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही डिजिट उस डिजिट को भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए यहाँ से 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब 2 जो है अगर a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कि a जो है कहीं ना कहीं 2 और किसी एक और इंटीजर से मिल करके बना हुआ है, कम से कम कोई एक इंटीजर, तभी तो 2 से ये कट रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो इंटीजर हमें नहीं मालूम है तो हम उसके लिए c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, a के लिए क्या लिख सकते हैं, 2c। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम ले क्या करेंगे कि वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर जो है, a जो है 2 से कटा है। ठीक है, तो भाई 2 से जब कटेगा तो किसी न किसी बार में कटेगा ही कटेगा, इसलिए यहाँ पे जितना बार में कट रहा है इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई इंटीजर सपोज कर लिए, इसलिए a इज इक्वल टू 2c। अब हम लोगों ने क्या किया कि फ्रॉम 1 हमारे पास 1 था, कहाँ पे, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये ना 1 था जी। तो हम 1 में अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही 1 का मेरा इक्वेशन था। अब क्या करेंगे कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे 2c पुट कीजिए, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। तो अब आप इसको इधर भेज दीजिए 2 को, तो ये कटा देगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर।
अब देखिए, जैसा हमने पिछले कंसेप्ट में किया था कि जब बाबू अगर 2 जो है सी स्क्वायर को काट रहा है, तो जब दोनों यहाँ पे इक्वल है तो अगर 2 से सी स्क्वायर कटा तो 2 से बी स्क्वायर भी कटना चाहिए। अब अगर जब 2 से बी स्क्वायर डिवाइड होगा तो थ्योरम के अनुसार 2 से हमारा बी भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिवाइड से बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड, सी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 जो है 2 सी स्क्वायर को डिवाइड कर, इसलिए 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसलिए 2 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या देख सकते हैं कि देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। एक बार 2 जो है ए को भी काटा और 2 बी को भी काटा। इसका कहने का मतलब है कि कम से कम 2 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है, कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने जब बाबू शुरू में ही सपोज किया था तो हमने माना था कि किसी में जो इंटीजर है, ठीक है, ए और बी, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने जिस तरह से बनाया उस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 एज ए कॉमन फैक्टर। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट है स्टार्टिंग में वो तो ये कह रहा था कि इसके और इसके, ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि द कंट्राडिक्शन मीन्स हमारी मान्यता जो था, जो हमने माना था कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, तो द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्यों यहाँ पे ऐसे आया कॉमन फैक्टर ग्रुप में? क्योंकि हमने √2 को क्या माना था? रेशनल नंबर माना था। इसलिए क्या है कि हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं माने रहते रेशनल नंबर तो यहाँ से ऐसा नहीं आता, इसलिए क्या है, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने √2 को किया है, उसी तरह से सेम टू सेम, केवल डिजिट बदलेंगे। 3 आप √3 को कर सकते हैं, √5 को कर सकते हैं, √7 को कर सकते हैं। सेम टू सेम आप इसी तरह से यहाँ तक कि आप √11 को भी कर सकते हैं। यही चीज़ है। ठीक है, प्रूफ आप कर सकते हैं। बस क्या करना होगा कि जो यहाँ पे मेरा 2c हमने माना था, ठीक है, एज इक्वल टू 2c जो यहाँ पर आता था, √2 था तो 2c हुआ, अगर √3 रहता तो 3c होता, √5 रहता तो 5c हो जाता। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम स्टेटमेंट आप करते आइए, आपसे प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क करें, इसको प्रूफ करें, 3 या 4 जो भी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि प्रूफ डैट 3 + 2√5 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, लेट हम क्या करेंगे कि 3 + √2 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर मान लिया हमने, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इतना बराबर इतना की जगह पे a/b लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ से 3 को इस साइड अगर भेजेंगे, साइड चेंज करवाएंगे तो बचेगा 2√5 = a/b। बाबू 3 प्लस में था इसलिए 3 माइनस में अपना आया, उस साइड चला गया, तो 2√5 सॉरी 2√5 इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा एलसीएम लेकर के तो इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, कि एलसीएम बी होगा, यहाँ पे ये है तो यही रह जाएगा, और इसके नीचे 1 था इसलिए बी से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी, 3 से कर लीजिए तो 3b a-3b = a-3b/b हुआ। अब यहाँ से 2 को भी उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे बचा आपका √5, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ किस में आ गया, डिवाइड में। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बाबू ये जो है आपका ये √5 = a-3b/2b। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब क्या है कि यहाँ पे a और b कोई इंटीजर है। स्टार्टिंग में ही पिछले सवाल में माना था, ठीक है, कि a और b क्या रहता है, यहाँ पे कोई एक इंटीजर रहता है। तो कोई भी इंटीजर जब अगर बात कीजिएगा तो ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर जब a और b इंटीजर है इसलिए यहाँ से जो इतना फॉर्म आ रहा है मेरा क्या है, रेशनल नंबर होगा। आप यहाँ पे कोई भी पुट कर लीजिए, वैल्यू इसका पुट करके देखिएगा, हाँ क्या आएगा, ये रेशनल नंबर हुआ। ठीक है,
तो जब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर है। जो हमने बनाया उसके अनुसार जो हमारी मान्यता है, अगर ये हमारा रेशनल नंबर हुआ तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या चलते हैं आगे। अब क्या होगा कि हमारा √5 भी रेशनल नंबर हो गया। सो आवर अंजप्शन इज इनकरेक्ट। हमारा क्या है, जो हमने माना था, जो सपोज किया था, वो क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। क्योंकि हम लोग पीछे ही जानते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो जब अगर यहाँ की बात करें, जब ये इरेशनल हो गया, ठीक है, यहाँ अगर ये इरेशनल है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, उसी तरह से बच्चों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको होमवर्क में लेके जा सकते हैं। सेम टू सेम वो स्टेटमेंट जाएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है इसके स्टेटमेंट में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या करने के, जैसे मान लीजिए कि आप मानिएगा 1/√2 = a/b, इस तरह से कर लेंगे तो इधर आपका क्या आएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b = √2a, और अगर इसी तरह से जब इसको भेज दीजिएगा तो b/a = √2। यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा। तो आप क्या जानते हैं कि अगर ये कोई एक इंटीजर है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से सेम टू सेम उसी तरह से √2 भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में अभी तुरंत देखा, जब √5 भी हमारा रेशनल नंबर हो तो फिर से यहीं हमारा स्टेटमेंट लिख करके, ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि √2 एक इरेशनल है, मतलब पीछे ही सिद्ध किया है। इसी तरह से हमारी जो मान्यताएँ हैं वो गलत है, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह से अगर बच्चों बात करते हैं इसका, अगर जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप 7√5 = आपका क्या आ जाएगा, a/b। ये ना मानिएगा, जब मानिएगा तो इतना ही रेशनल नंबर तो इतना बराबर इतना लिखिएगा। तो उसके बाद फिर आप √5 = क्या आ जाएगा, a/7b। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये कोई इंटीजर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर जब ये रेशनल नंबर हुआ था हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि √5 भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर जब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो मान्यताएं हैं वो गलत आ रही हैं, आवर इंजप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, इसलिए √5 इज नहीं 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी कर लेंगे उसी तरह, जिस तरह से यहाँ पे 6 + √2 है, हम लोगों ने बाबू भी तुरंत देखा है। जिस तरह से ये सवाल था उसी तरह से आप उसको भी कीजिए, सेम टू सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, गुड बाय।